यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्रा ने कोरोना वायरस के हालिया कहर को अजाब खुदाबंदी से ताबीर करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस माह रमज़ान में अल्लाह से रुजू होकर अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करें और उससे रहम व करम की भीख मांगे। फोरम के अरकान ने अपने बयान में आइम्मा मसाजिद और खतीब साहिबान से ख्वाहिश की कि वो अपने खुतबात जुमा में अवाम से एहतियाती इक़दाम करने की दरख्वास्त करें। साथ ही साथ मुस्तहक़ अफराद की तिब्बी और माली मदद करने की ज़रूरत पर भी जोर दें। बयान पर दस्तखत करने वालों में रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना कबूल पाशा कादरी, मौलाना मीर खुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना इकराम पाशा कादरी और दूसरे शामिल हैं। कोकटपल्ली में दिन दहाड़े एटीएम सेंटर को लूट लेने का वाकया शहर में अमन-ओ-ज़ब्त की बदतरीन सूरत हाल की अक्कासी करता है। पटेल कुंटा पार्क में एक बैंक स्टाफ एटीएम मशीन में पैसे भर रहा था कि अचानक कुछ अफराद अंदर दाखिल हो गए और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के अलाउदेदार क्लू टीम के साथ मकाम वाक़ा पर पहुंच गए और तहकीकात का आगाज कर दिया। करीबी सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर पर आला और पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया, जिसमें महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा के कोतवाल अंजनी कुमार, वीसी सज्जनार, महेश भागवत और हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर अनिल कुमार मौजूद थे। महमूद अली ने रियासत के हालात का जायजा लिया और पुलिस अहदेदारों को कहा कि अवाम कोविड से परेशान है, लिहाजा उनके साथ नरम रवैया इख्तियार करने और ज़रूरतमंद अफराद की हर मुमकिन मदद करें। देखिए मज़ीद तफसीलात। आज तमाम पुलिस ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, डीजीपी साहब और तीनों कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया गया था ताकि कोरोना के इंतज़ाम के सिलसिले में और कोरोना में होने वाले जो परेशानियां हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर का शार्टेज आ रहा है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शार्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शार्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफ़िल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में ख़रीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं, मगर वो आवाम के लिए तकलीफ़ हो रही। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं, फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑक्सीजन का शार्टेज है वो मुकम्मल। हमारी स्टेट में तो उतना शार्टेज नहीं है, मगर फिर भी कोई लोग अगर ब्लैक कर रहे हैं या कैसी कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मेडिसिन्स है जो कोरोना में यूज़ होते हैं, इंजेक्शंस, अगर वो भी कोई अगर ब्लैक करने की कोशिश करा जा तो पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और अरेस्ट भी कर रही है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह आवाम को कोरोना से बचाएं। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पहले भी आपको सर्विस दे चुका है, अभी भी दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट आपके दरमियान में रहता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एहतियात कीजिए। ये कोरोना आवाम में मुंतकिल होता है, सांस से मुंतकिल होता है, मिलने जुलने से मुंतकिल होता है। मैक्सिमम आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 100% लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ मास गैदरिंग होती है, जैसा मस्जिदों में तरावी होते हैं या कहीं होते हैं, तो एहतियात कीजिए, फासला बरकरार रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और बड़े बुजुर्ग लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो घरों में ही नमाज़ें पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों को एक बार कोरोना आने के बाद उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मसला पैदा हो जा रहा है, क्योंकि कई दूसरे डिसीज़ भी होते हैं उम्र रसीदा लोगों को।
मेरी तमाम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की आवाम से अपील है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। उस एहतियात में हम लोग बाज़ जगह लापरवाही कर रहे हैं, तो मेरी आवाम से अपील है कि एहतियात कीजिए। लोगों में जो जिस्म का डर खौफ है, मेरी गुजारिश है उनसे कि एहतियात से वो डर खौफ ख़त्म हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे तो सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में भी कोरोना चल रहा है और कंपेयर दूसरे स्टेटों से बेहतर है। यहाँ पर सरकारी दवाखानों में बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। आवाम से भी अपील है कि आपको ज़रा भी तकलीफ़ हो तो इमीडिएट आप सरकारी दवाखाने को जा सकते हैं। और प्राइवेट दवाखानों में बेडों की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी लोग घरों पर भी इलाज कर रहे हैं, मगर मुझसे मेरी गुजारिश है कि एहतियात बरतिए। अगर कोई कोरोना का पेशेंट तो बहुत अलग रहिए, क्वारंटाइन में रहिए और दवा बराबर लीजिए। जो भी हो सकता डॉक्टर को बार बार चेकअप करवाइए और ख़ास तौर से चेस्ट के डॉक्टर को बताइए ताकि वो आपका अच्छे से अच्छा इलाज कर सके। हुकूमत आपके साथ है और पूरा हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह हम कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर सके, हिदायत अच्छी से अच्छी खिदमत कर सके और आवाम की खिदमत कर सके। हम यही कोशिश करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट आवाम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगा उतना बेहतर रहेगा। हमारा आवाम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एहतियात करें। इस वक्त मैक्सिमम एहतियात की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी आप बाहर मत निकले। कर्फ्यू जो लगाया गया है रात में 9 बजे से, आप 10-5-15 मिनट में अपने घर पहुंच जाइए, मगर उसके बाद मस्जिद बाहर ना निकलिए। जितना एहतियात करेंगे इस बीमारी से हम नजात हासिल कर सकते हैं। तमाम ख़ास तौर से पुराने शहर के भाइयों से, नए शहर के भाइयों से, तेलंगाना के तमाम जितने डिस्ट्रिक्टों में लोग रहते हैं उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि कोरोना को रोकथाम आपके हाथ में है। आप ही इस कोरोना को रोक सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आज तमाम पुलिस अहदेदारों को और डीजी साहब को बुलाया गया था ताकि तमाम डिस्ट्रिक्टों में इंक्लूडिंग हैदराबाद में किस तरह इंतज़ाम हो रहे हैं, किस तरह आवाम तक अच्छी तरीके से दवाएं पहुंच सके। अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके अरेस्ट करें और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करें। पुलिस बहुत सीरियस है इस मामले में। पुलिस यही चाहती है कि दवाएं जितनी हैं वो आवाम को डायरेक्ट पहुंच सके। अगर किसी जगह भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नामसायद हालात में ही इंसान की पहचान होती है। जो वसाइल नहीं रखते वो किन संगीन हालात से गुजर रहे हैं वो महसूस कीजिए। अगर कर सकते हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। हकीकत में यही मजहब है। ये ख्यालात हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार के हैं जो कोविड से मुतासिर अवाम की बेबसी को मद्देनजर रखते हुए जाहिर किए गए हैं। आइए मुलायजा फरमाइए। हैदराबाद के हमारे साथियों, हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। 85 इयर्स ओल्ड नागपुर के रहने वाले नारायण धबालकर जो हॉस्पिटल में कोरोना से सफ़र कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। ये साहब 2 दिन पहले अपने आप को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से रिलीज़ कराए क्योंकि इन्होंने देखा कि एक लेडी अपने हस्बैंड के लिए, 40 साल के हस्बैंड के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी से बेड के लिए प्रेयर कर रही थी। इन्होंने कहा कि जिंदगी का लंबा सफ़र इन्होंने तय कर चुका है और अब ये अपने आप को किस्मत के हवाले करते हैं क्योंकि एक यंग पर्सन, एक नौजवान को बेड की ज़्यादा ज़रूरत है। यही है हिंदुस्तान, यही है हमारी संस्कृति। मैं उन अमीरों से अपील करता हूं जो मामूली से सिम्टम पर हॉस्पिटल का बेशकीमती बेड लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे क्राइसिस के वक्त में रिसोर्सेस की कमी जरूर होगी। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्राइसिस है। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, मगर उस पैसे का यूज केवल बेड को कैप्चर करने के लिए नहीं करें। दूसरों की जरूरत को समझें
हम सब मिलकर हैदराबाद और तेलंगाना को और सेफ बना सकते हैं। ऐसे वक्त पे फेमस राइटर लियो टॉल्स्टॉय की बातें याद आती हैं। अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप दूसरों की दर्द को महसूस करते हैं तो आप इंसान हैं। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। लिंजोजी गुड़ा बद्दी डिवीजन के जिमनी चुनाव के लिए कल रायदही मुकर्रर है, लेकिन इससे कबल इस हल्के में बीजेपी और कांग्रेसी के कारकुनों में काफी तनाव देखा जा रहा है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में कांग्रेसी कारकुनों ने बीजेपी कायदीन को रायदहिंदों में नोट तकसीम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। चंपापेट के कारपोरेटर डी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार डी राजशेखर रेड्डी ने तकसीम करने वाले नौजवान को पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि बदगुमानियों को रोकना इलेक्शन कमीशन और पुलिस का काम है। कांग्रेस उम्मीदवार को कानून अपने हाथ में लेने की किसी भी तरह इजाजत नहीं दी जा सकती। ఈరోజు లింగోజ్ కూడా ఉప ఎన్నికలు రేపు జరగబోతూ ఉన్నాయి। అందులో భాగంగా మేము డివిజన్ సంబంధించి నాయకులము కార్యకర్తలందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంచుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేమందరం కూడా గ్రీన్ పార్క్ కాలనీలో తిరుగుతూ ఉన్నాం। ఒక బాబు ఒక ఒక 30 ఏళ్ళ పిల్లగాడిని 25 నుంచి 30 ఏళ్ళ పిల్లగాడిని మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా డబ్బులతో సహా ఫోన్లు డబ్బులతో సహా రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। పట్టుకొని వెంటనే ఎలక్షన్ స్క్వాడ్ని పిలిపించడం జరిగింది। ఎలక్షన్ స్క్వాడ్ వెంటనే వచ్చి వాళ్ళు వీడియోలు ఫోటోలతో సహా ఆ క్యాండిడేట్ని పట్టుకొని పోలీస్ వ్యాన్లో అరెస్ట్ చేసినారు। అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణారెడ్డి గారని క్యాండిడేట్కి సంబంధించిన దగ్గర చుట్టం ఉన్నాడు। ఆ చుట్టం ఇంట్లో లిక్కర్ డబ్బు ఇక్కడ నుంచే సరఫరా అవుతున్నదని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇక్కడనే నిలబడ్డాం మేము। అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని పోలీసుల సమక్షంలో ఎలక్షన్ అధికారుల అబ్జర్వర్ల సమక్షంలో క్లియర్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి దర్పల్లి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దౌర్జన్యం చేసి ఇక్కడ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఎవడు ఏం చేస్తాడు చూస్తా అనే విధంగా తన 20 మంది అనుచరులతోని ఆ పోలీస్ వ్యాన్లో ఉన్నటువంటి అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని భుజం మీద చేసి బాధాప్తో తీసుకుపోవడం సిగ్గుచేటు। ఇది పోలీసుల సమక్షంలో జరిగిందంటే మరి పోలీసులు అడ్డుకోకపోవడం అంటే ఇక అంతకంటే సిగ్గుచేటు ఇంకోటి ఉండదు। నగదు దాదాపు 29,000। AIMIM याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगढ़ी डिवीजन के अमान नगर, तालाब चिंचलम डिवीजन के तालाब कट्टा और कुर्मागुड़ा डिवीजन में नूर मस्जिद के पास आज तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से KCR रमजान गिफ्ट पैकेट का तकसीम किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, डॉक्टर समीना और शफाअत के अलावा इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिस की रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसे कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी का मरकज बनाया गया है। उन्होंने कल से 18 साल से जायद उम्र के अफराद को टीके दिए जाने के इंतजाम का मुआयना भी किया। उनके हमरा अहमदनगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज इंजीनियर, साबिक माविन कॉर्पोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर और दूसरे भी थे। RMO डॉक्टर नजफी बेगम ने रुकन असम्बली को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जितने भी वैक्सीन सेंटर्स नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं उन सब का मैंने तफसीली मुआयना किया है। ये नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जुमला 8 सेंटर चल रहे हैं। एक नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, दूसरा सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, तीसरा अर्बन हेल्थ सेंटर अहमदनगर, अर्बन हेल्थ सेंटर चिंतल बस्ती, अर्बन हेल्थ सेंटर लेबर अड्डा विजयनगर कॉलोनी, अर्बन हेल्थ सेंटर इंदिरा नगर विजयनगर कॉलोनी और सीताराम बाग के ऊपर। इसके अलावा गुड्डी मनगापुर में SBI कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल के अंदर ये जुमला 8 सेंटर चल रहे हैं। कल ये 8 सेंटर के अंदर 1300 वैक्सीन दिया गया है। सरोजनी में 270, अहमदनगर में 148, चिंतल बस्ती में 131, लेबर अड्डा 133, इंदिरा नगर 200, सीताराम बाग 113,
गुड्डी मलकापुर साठ और 258 नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल। ऐसा ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे के पूरे नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं। अभी आज हमारा मेन इंस्पेक्शन करने का भी ख़ास मकसद ये था कि कल ने परसों से यानी 1 मई से जो हुकूमत की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 18 इयर्स एंड अबव के भी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है, जिसके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है या नहीं है वो भी एक हमको देखना था। इसके अलावा अगर जहाँ जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है उसको कैसा इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए भी हमारा आज का इंस्पेक्शन करने का मेन मकसद था। तो मैं तमाम आवाम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है मौजूदा दौर के अंदर, जो कोरोना पीरियड के अंदर, जिसमें वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह हमको जहाँ तक ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर थोड़ा प्रोटेक्शन अगर कोई दे सकती हैं तो वो ये वैक्सीन दे सकते हैं। तो मैं आप तमाम के चैनल के ज़रिए से आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, अपना टर्न जब भी आएगा वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं कि मौजूदा हालात के हिसाब से हमको अपने ख़ुद का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में हमारे कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदनगर के कारपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, रेड हिल्स कारपोरेटर हमारे आरिफ रिजवान साहब, विजयनगर कॉलोनी कारपोरेटर डॉक्टर कासिम साहब और जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिक़ा कारपोरेटर, और उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। हम आवाम से अपील करना चाहते हैं आप वैक्सीनेशन लीजिए। अगर वैक्सीनेशन में अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आती तो आप हमसे रब्त पैदा करिए, इंशाअल्लाह हम लोग आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वैक्सीन सेंटर्स लगाए गए तकरीबन वैक्सीन अब शॉर्ट होने के चांसेस है, तो अभी जब 18+ का शुरू हो जाएगा अपने पास तो वैक्सीनेशन की कमी भरपूर होगी सर। सुनिए, तो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कुछ आला अहदेदारों से इसके ताल्लुक से बात करेंगे। सुनिए, पहली चीज़ हम लोग तो शुरू से ही वैक्सीन के लिए हेल्थ मिनिस्टर से असदुद्दीन अवैसी साहब रिप्रेजेंट करे तो मैं खुद भी पर्सनल जाके मिला था। हम लोग वैक्सीन दिला रहे। आज कुछ सेंटर्स में वैक्सीन इसीलिए नहीं आया है क्योंकि कल ने परसों से नया गाइडलाइंस आ रहा है, जिसके लिए जो पुराना स्टॉक है वो स्टॉक जहाँ जहाँ पे है उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। नया स्टॉक के लिए, नए गाइडलाइंस के लिए कुछ सेंटर में आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। मगर आप देखते हैं तो शुरू से डे ऑनवर्ड से नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कभी कोई वैक्सीन की डिफ़िकल्टी नहीं आई है। रहा सवाल कि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाता, कैपेसिटी 200-250 से ज़्यादा नहीं दे सकते, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, पूरे कोविड के नॉर्म्स को मेंटेन करना है, ये सब के लिए ज़रूरी होता। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि वैक्सीन का शॉर्टेज नहीं आया, वैसा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो वैक्सीन को पूरे मुकम्मल कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। मैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे आवाम की खिदमत के लिए। ये है नाजुक दौर में। वज़ीर सैयद ईटाला राजेंद्र ने कहा कि 1 मई से 18 मई तक रियासत में 18 बरस के जायद उम्र के तमाम अफराद को कोविड-19 टीके नहीं दिए जा सकेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि रियासत को टीकों का दरकार स्टॉक दस्तियाब नहीं हुआ है, चुनांचे सबको टीके देना मुश्किल है। वज़ीर सैयद ने बताया कि हुकूमत कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बावजूद रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर नहीं कर रही है। ప్రధానమంత్రి గారు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి దీన్ని సమైక్యంగా ఎదుర్కోవాలని చెప్పి వారు ఆదేశాలు ఇస్తే రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ప్రస్తావించకూడదని, ప్రజల్ని కాపాడుకోవడమే ఎజెండా అని చెప్పి అందరూ కూడా పరస్పర సహకారంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు కావచ్చు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కావచ్చు,
మేమేదో ఇస్తున్నాం, రాష్ట్రాలు వాటిని వాడుకోవట్లేదు, రాష్ట్రాలు పెద్దగా పట్టించుకోవటం మాట ఇది బాధ్యత రాహిత్యానికి సంబంధించిన మాట తప్ప బాధ్యతాయుతమైన మనుషులు మాట్లాడే మాటలు కాదు ఇవి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రాలకు పెద్దగా ఒరగబెట్టింది ఏం లేదు. ఒక వ్యాక్సిన్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్లు వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు. ఆక్సిజన్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు. ఏం చేయాలో నిర్దేశం కూడా వాళ్ళే ఇస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్రాల చేతిలో దాదాపుగా కొన్ని అసలే లేవు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఫల్యమని రాష్ట్రాలు నిందించేటువంటి దానికి ఒడిగట్టడం ఆ పార్టీకి అధికారంలో ఉన్న పెద్దలకి ఇది తగదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇతరులను విమర్శించే ముందు మీరేం చేస్తున్నారో, మీ రాష్ట్రాలలో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి అవలోకనం చేసుకోండి. మీరు గంత గొప్పోళ్ళే అయితే ఢిల్లీలో ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి మానవ వేదన మీరు పాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు గుజరాత్ కావచ్చు, యూపీ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, చేసుకొని పంపిస్తారా? మీరు పాలించినటువంటి రాష్ట్రాలలో ఢిల్లీ కావచ్చు, యూపీ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, గుజరాత్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ లేక చనిపోతున్నట్టు, ప్రమాదాలు జరిగి చనిపోతున్నట్టు పట్టింపే లేనట్టుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 4 రాష్ట్రాల పేషెంట్ ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ని రాష్ట్రాల పేషెంట్లు వచ్చినప్పటికి కూడా ఎక్కడ ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా మా రాష్ట్ర ప్రజలతో సమానంగా ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా, మందుల కొరత లేకుండా, బెడ్ల కొరత లేకుండా కొంత చేయగలుగుతా ఉన్నాం. సరే, అక్కడక్కడ కొంత ఇబ్బందులకు సంబంధించిన వార్తలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకోనో 24/7 మేము మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా మా మీద నిందలు వేయడం, విమర్శలు చేయడం గురిగింద శాస్త్రంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఈ తప్పుడు వార్తలతో, తప్పుడు మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టొద్దని చెప్పి ఆ నాయకులను సూచిస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ ఈ కరోనాలో 90% హోమ్ ఐసోలేషన్ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఐసోలేషన్ సెంటర్లలో పేషెంట్లు ఉన్నారు. పాపం ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకు సకాలంలో డాక్టర్ల సూచనలు కానీ సలహాలు రాకపోవడం వల్ల కొలాప్స్ అవుతూ ఉన్నారు, సీరియస్ అవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చక్కగా ఐసీయూలకో వెంటిలేటర్ మీద పోయేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. మధ్యలో ఏం టెస్టులు చేస్తలేరు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ మీకు తెలుసు. ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఇలా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించి రేపటి నుంచి 19 సెంటర్లలో కరోనా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 2 రోజులకోసారి, 4 రోజులకోసారి, 6 రోజులకోసారి డీ డైమర్ టెస్టులు కానీ, IL-6 టెస్టులు కానీ, ఇంకా CRP కానీ, CBP కానీ. रचकुंडा पुलिस ने नागौल में चलाए जाने वाले फांसी के अड्डे पर धावा करते हुए मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली 3 खवातीन को बचा लिया। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल का 27 साल ज्योति दास ऑनलाइन ग्राहकों से रास्ता कायम कर रहा था। उसने हर औरत की कीमत 2000 था 15,000 रुपए के दरमियान मुकर्रर की थी।
काला पत्थर में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से एक 13 साल लड़के की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बिलाल नगर का रहने वाला रियाज चारशंबे को खेल के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। इसे करीबी MS क्लिनिक को ले जाया गया, जहां डॉक्टर शमीम नुसरत ने रियाज को इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद लड़के की तबीयत और भी बिगड़ गई, जिस पर उसे नीलेफर हॉस्पिटल को मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन इलाज के दौरान रियाज मौत हो गया। रियाज के अरकान खानदान और रिश्तेदारों ने डॉक्टर शमीम नुसरत पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया और पुलिस से इस खाती डॉक्टर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मैं छुरी से कट गया था, दुकान पे आया था, बाजू में गोश्त की दुकान है इनके फादर घर मेरा वो है घर के बाजू में है। कट होते कि बाजू में क्लिनिक है, क्लिनिक पे लेके गए। वो क्लिनिक में वो 4 स्टिचेस दिए, उसके बाद में ग्लूकोज चढ़ाए, दो ग्लूकोज दिए, फिर इंजेक्शन दिए। फिर क्लिनिक का नाम MS वेटरनिटी पॉली क्लिनिक है। वो किधर है? ये खाजा होटल के पास। ये वाक़या कब हुआ? बच्चों कब कटा? मंडे के दिन कितने बजे का वाक़या? इफ्तार के बाद जैसा कट हुआ वैसे ही उनको लेके गए। लेके जाने के बाद ये बोले अभी हम करें, फिर कल सेम लेके आओ, फिर चढ़ाना पड़ता ग्लूकोज। फिर लेके दूसरे दिन लेके गए। लेके जाने के बाद दूसरे दिन जैसा ग्लूकोज चढ़ाए, एक ही पे रोक दिया उन्होंने, एक ग्लूकोज पे, फिर इंजेक्शन भी दिए। फिर घर को जैसा लेके आए, उसको जाड़ा आना शुरू हो गया, फिट्स आना शुरू हो गया, नीला हो गया उन्हें। क्या उम्र है बच्चे की? हॉस्पिटल को लेके गए, असरा को लेके जाने के बाद बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 13 साल। 13 साल। बोले माइनर बच्चा। फिर उनको वहाँ पे असरा को लेके गए। असरा में ये बोले कि बच्चे की हालत सीधी नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास स्पेस नहीं है, बेड नहीं है। तो वहाँ से फिर नीलोफर ले गए। नीलोफर ले जाने के बाद में वहाँ पे उनको एक दिन रखे। डॉक्टर्स जो है उसी नाइट में जो है बच्चे को ब्लीडिंग हुआ, वॉमिटिंग्स हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी हुआ, बाहर भी आया ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट हुआ हाथ पे, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद में फिर ये लोग बोले कि इट में भी ये हो सकता है कि ब्रेन डेथ, ऐसा भी बोले डॉक्टर। वो लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये बोले कि जब तक उसका हार्ट रेट चलते रहेंगे हम लोग इलाज करते रहेंगे। फिर आज मगरिब में ये बोले कि बच्चे का डेथ हो गया। फिर अभी हम लोग PS पे आए। PS में ये बोल रहे कि हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन आया कि बच्चे को पैर पे भी कट है, नेक के पास में भी कट है। ये नेक का तो कहीं भी नहीं है। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरी। वो लोग अपनी स्टोरी बना रहे। गले के पास कट है ही नहीं, मार लगा सिर्फ पैर के पास। ये लोग बोल रहे गले के पास कट लगा बोल के वो हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया। ये गलत इंटीमेशन है। ये दवाखाने से आपको कब इत्तला मिली बच्चे का डेड हुआ बोल के? ये मगरिब के बाद में 6:30 के टाइम पे बोले। कौन बोले? डॉक्टर्स जो अथॉरिटी से हॉस्पिटल के। डॉक्टर का नाम क्या? हमारे को कौन बोले? डॉक्टर बोले, लेडी डॉक्टर बोले। ड्यूटी डॉक्टर जो अवेलेबल रहता शाम में, वो आके इंटीमेट किया कि आपके बच्चे का डेथ हो गया। वो मगरिब में बोले। उसके बाद ये लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आया 9 बजे। अब ये लोग लिख रहे कि 9 बजे हमारे को मिला, 9 बजे डेथ हुआ। अब वो लोग लेट किए इंटीमेशन, वो हमारे को मालूम नहीं। हमारे को 6:30 के लिए बोल दिए ब्लीडिंग हुआ, डेथ हुआ। लेडी डॉक्टर जो है जब भी बोले कि डेथ हो गई, वो डॉक्टर्स को बोल दिए डेथ हुआ। तो हॉस्पिटल को कौन लगे? उस्मानिया को कौन ले गए? आप लोग ले गए? वो उस्मानिया को वो लोग ही लेके गए। वो लोग है हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी है ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर जो भी है, वो लोग हेल्थ ऑफिसर जो भी है उन्होंने लेके बोले कि इनका MLC करना पड़ता। MLC हम लोग कराए नहीं। MLC सीधा PS से आया। ये लोग आके स्टेटमेंट लिए। ये जो डॉक्टर है, ये जो भी इलाज करे कैसा करे वो उनको मालूम है। इंजेक्शन दे दिए, ग्लूकोज चढ़ा दिए, बच्चे की हालत ख़राब हो गई। स्टिचेस होने के बाद में सेकेंड जब जो ग्लूकोज दिए, वो नीलोफर में बोले कि द फर्स्ट डे वो लोग दिए वो मान सकते, लेकिन सेकेंड डे जो दिए वो ये गलत है, ये नहीं देना था। ये देने की वजह से बच्चे को जो है दिमाग पे चढ़ गया, उसका पूरा बुखार आ गया। फिर बाद में उसको फिट्स आ गया। फिट्स आने की वजह से यहाँ ले गया। लेके आने के बाद में घंटे 2 घंटे में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इंटरनल भी हुआ, एक्सटर्नल भी हुआ। आफ्टरनून तो यहाँ पे क्लॉट भी हो गया। बच्चा क्या होना आपको? ये मेरा भाई है, छोटा खाला का बच्चा है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रियाज। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल कुरैशी है। उन्होंने हमारे छोटे भाई क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या है? 13 साल है। बॉडी उनकी जो है उस्मानिया में है। वो लोग वहाँ से ही ले लिए। वो लोग नीलोफर से ही लेके आके इधर ही लेके हॉस्पिटल पे दे दिए। पोस्टमार्टम करना है, MLC करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन किए कि MLC क्यों करते, पोस्टमार्टम क्यों करते? क्या ये मर्डर केस है? मर्डर केस तो नहीं है। उसको वुंड लगे, सिर्फ हाथ पे लगा। वो लोग इंटीमेशन कर दिए कि यहाँ गले के पास है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है।
आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? हम पुलिस से ये बोल रहे हैं कि आप ये गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिक्स पे आप कैसा केस क्लोज कैसा करते? इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिए वो गलत है। हम उनके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाना चाह रहे, ये गलत दिए उन्होंने ट्रीटमेंट। और ऊपर से फिर हॉस्पिटल से जो है रॉन्ग आया कि यहाँ पे कट है, यहाँ पे है ही नहीं कट, यहाँ पे कट है ही नहीं। बच्चे को है सिर्फ अनजाने में लगा जो मार पैर पे वही है, यहाँ पे कट है ही नहीं। वो हॉस्पिटल वाले ऑलरेडी पीएस में कंप्लेंट कर चुके हैं बोल के बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना वो चाहेंगे? लोग बोल कंप्लेंट तो वो बोल रहे कंप्लेंट तो नहीं है, वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया कि यहाँ पे भी कट है। ये लेडी डॉक्टर जो है बच्चे को इधर कट लगा इधर है बोल के उन्होंने लिखा है, अपने आप के लिए सेफ होने के लिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन वो लोग इंटीमेशन आया बोल रहे कि इधर है, ये गलत इंटीमेशन है, इसको आप वेरीफाई कराइए, क्रॉस चेक एक मिनट साहब, एक जने बोलिए, पूरे जने मत बोलिए प्लीज। एक मिनट बोलिए। पहले दिन दवा दिए ना, दूसरे दिन दवा दिए, दूसरे दिन क्या करे, साथ में असरा में आए, असरा में बात करे तो उन पूरे डॉक्टरों को ये नहीं बोल रहे कि मैं भी डॉक्टर हूँ बोल के नहीं बोल रहे ना, मेरे भाई का बच्चा है, हाँ बाजू के डॉक्टर। फिर वहाँ चले, वहाँ भी 2 बजे तक रहे, मेरे भाई का बच्चा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये दवा दिया हूँ वो दिया हूँ बोल के उन लोगों को कुछ नहीं बोले। ये बच्चा क्या होना जो डेड हुआ आपको? मेरा बेटा है, हाँ उनकी तरफ से हुआ। तो उन्होंने जो है अब आज क्या बोला डॉक्टर बोल, तो वो इंजेक्शन जो उनको पहले दिन दिए थे ना 2 इंजेक्शन, उनकी जिस्म में ताकत थी, वो इंजेक्शन उनको नहीं बना तो उनसे पावर का। दूसरे दिन जो इंजेक्शन दिए उनको जो है पूरे इसको वो कर दिया, इन्फेक्शन हो गया पूरे जिस्म में। वहाँ के डॉक्टर बोल रहे जो इंजेक्शन दिया वो नहीं देना था उन्हें, नीलोफर के डॉक्टर बोल रहे थे। अभी पुलिस वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे आपकी? कुछ भी नहीं लगा। अभी पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि जाए गो एंड गेट द MLC रिपोर्ट लेके आओ। ये हम लोग को कैसा हैंड ओवर करते हैं, उस्मानिया में हैंड ओवर नहीं करते हम लोग को। ये लोग बोल रहे जाओ MLC लेके आओ, फोटो है तुम्हारे ये जो वुंड हुआ PS है, ये लोग ये बोल रहे कि जाके वहाँ से पूरा केस शीट जो है वो पूरा लेके आओ। केस शीट हमारे को कैसा मिलता, वो तो MLC के लिए अंदर लेके चले गए। अभी टाइम देखिए आप 2 बज रहे, वहाँ पे हॉस्पिटल में वो लोग अपने को देते ही नहीं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल से कौन है वहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो हेल्थ के ऑफिसर आए, आके उसको हैंड ओवर करे, वो अंदर RMO दे दिए। वो केस शीट जो भी है पूरा डेथ समरी भी वही है, उधर ही दे दी। ये बोल रहे डेथ समरी तुम्हारे को देता, वो हमारे को कैसा देता? ये लोगों को रूल्स मालूम है नहीं मालूम है, इनको मालूम है। ये बोल रहे जाके लाओ, वो हमारे को कैसा देता? करेक्ट। पुलिस टास्क फोर्स ने नूर जनरल स्टोर पर धावा करके ममनुआ गुटखा, तंबाकू और बैरूनी सिगरेट्स का भारी जखीरा जब्त किया और इस सिलसिले में दुकान के मालिक 30 साल मजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मजहर हुसैन बीदर कर्नाटक से यह ममनुआ अशिया लाकर हैदराबाद में फरोख्त कर रहा था। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए पुलिस संतोष नगर के हवाले कर दिया गया है। मुमताज सामाजिक कारकुन M. उपेंद्र गुप्ता की सरपरस्ती में गरीब जोड़े की शादी करवाई गई। ये अब तक 137वीं शादी थी जिसे उपेंद्र गुप्ता ने अंजाम दी है। उन्होंने बताया कि वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहे। उन्होंने बताया कि मुस्तक अफराद की शादी का वो अंदरून 15 दिन इंतजाम कर देते हैं। గుగలపల్లి యువసేన ఆధ్వర్యంలో 187వ వివాహ మహోత్సవము శ్రీనివాస్ శివాని గారులకు ఈరోజు వేద బ్రాహ్మణుల చేత కాలభైరవ ఉపాసకులు మరియు కాలభైరవ స్వామి వారి వేద మంత్రోత్తలతో ఈ జంటను భగవంతుడు నిర్ణయించిన జంటను మేము ఏకం చేసి వివాహం చేయడం జరిగింది। ఈ 187 పెళ్లిళ్ళు మాకు భగవంతుడు ప్రసాదించిన ఒక వరంగా భావిస్తున్నాము, మా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాము। మాకు 15 రోజుల ముందు తెలియజేసినట్టయితే పేద జంట తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు వివాహం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వారికి అన్ని సౌకర్యాలు హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారము బంగారు పుస్తే మట్టెలు, పందిరి, హాలు, భోజనము, అయ్యగారు మరియు ఓడిబియ్యము, బట్టలు, తదితర స్టీల్ సామాగ్రి వారికి కుటుంబానికి కావలసిన సర్వ సామాగ్రిని సమకూర్చి హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారము వేద బ్రాహ్మణులతో వచ్చే ఈ మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఒక జంటను ఏకం చేయడం అనేది భగవంతుడి నిర్ణయించమైతే భగవంతుడి కార్యకర్తగా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడము, నా దాతలు నాకు సహకరించడం అనేది ఇది గొప్ప విశేషము। నాకు సహకరించిన దాతలు ఎర్రం విజయ్ కుమార్ గారు, రామిని విజయ్ కుమార్ గారు, నేతి శ్రీనివాస్ గారు, మరియు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, మరియు శుభమస్తు శ్రీనివాస్ గారు, బుస్సా శ్రీనివాస్ గారు, పెద్ది చంద్రమౌళి గారు, ఈ విధంగా చాలామంది దాతలు ప్రతి కార్యక్రమానికి ప్రతి వివాహానికి సహకరిస్తున్నారు। రాబో మే 6 తారీఖు నాడు కూడా ఇంకొక
జంట వివాహం చేయడం నిశ్చయించాము. అది 188వ వివాహము. భగవంతుడు ఈ నూతన జంటకు శ్రీనివాస్కు శివానికి అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్య సుఖ సంతోష వాణిజ్య వ్యాపార పుత్ర పౌత్ర చేయి వ్యాపారం నందు వారు దిగ్విజయం ఉండి ఆరోగ్యం ఉండి వారికి చక్కటి పిల్లా పాపలు కలిగి వారి జీవితాంతం సుఖదాంపత్యంతో కలిగి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఆ శుభ జంటకు శుభాశీస్సులు అందజేస్తూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త మంగళాన్ భవంతు సంతు నిరామయ భద్రాని దుఃఖభాగ్భవేతు సహనావతు సహనౌ భవత్తు సావీర్యం కరవావహే తేజస్వినాదీతమస్తు మా విద్యుషావే. ఆ నూతన జంటకు సత్యనారాయణ స్వామి వారి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండి వారు మంచి దాంపత్య జీవితాన్ని కలగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మనసా వాచా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़श्ता चंद दिनों में कुछ कमी देखी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 7,994 केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 58 अमवात भी हुई हैं। महकमे सेहत के प्रश्न में बताया गया कि मंगल और चारशंबे को कोविड-19 के 80,181 टेस्ट किए गए। जीएचएमसी हुदूद से सबसे ज्यादा 1,630 केसेस सामने आए, जबकि मेडसल मलकाजगिरी में 615, जिला रंगारेड्डी में 558, संगारेड्डी में 337, निजामाबाद में 301, सिद्दीपेट में 272, सूर्यापेट में 264, महबूबनगर में 263, जगतियाल में 238, खम्मम में 213, नागर कर्नूल में 206, मंचियाल में 201, करीमनगर में 197, कामारेड्डी और वनपर्ती में 174 और यदादिरी भोंगीर में 164 केसेस दर्ज हुए। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए 8वें और आखिरी मरहले की रायदही जुमेरात को मजमूई तौर पर पुरअमन रही। कोविड-19 के खतरे के बावजूद मराकज़ रायदही पर लोगों की तवील कतारें देखी गई। इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल का पासो लिहाज रखा था। कूच बिहार में आज दोबारा रायदही हुई, जहां 10 अप्रैल को चौथे राउंड की पोलिंग के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था और उसमें 5 अफराद हलाक होने के बाद रायदही को मंसूख कर दिया गया था। आज शुमाली कलकत्ता के अलावा जिन अजला में रायदही हुई उनमें मुर्शिदाबाद, ब्रह्मम और मालदा शामिल हैं। मगरबी बंगाल की 294 रुपये असम्बली के वोटों की गिनती का आगाज 2 मई को होगा। हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 3,72,257 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों में 3,645 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 28 अप्रैल को 17,68,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.